आज हम पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं इसमें। तो देखो ऋग वैदिक काल क्या है तुम्हारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल क्या चला तुम्हारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मतलब ये जनरल समय है, सामान्य समय है, आगे पीछे कहीं हो जाता है। तो ऋग वैदिक काल जो हमारे आर्य लोग थे उनका मूल निवास स्थान क्या था, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने कहा है। जैसे हमारे मैक्स मूलर हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर, इन्होंने कहा है मध्य एशिया है। ये मतलब क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। ज़्यादातर इतिहासकार इसी से सहमत हैं कि हाँ कि जो आर्यों का निवास स्थान क्या है तुम्हारा मध्य एशिया है। और फिर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, उत्तरी ध्रुव है। क्या बोला, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्य लोग कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। फिर डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा कि ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ये कहा है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। फिर दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये तिब्बत से आए थे। तो हमारा मुख्य ये 4 लोग हैं, इनको याद रखो कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने क्या कहा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। फिर एक निहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड हैं, इन्होंने कहा कि ये लोग कहाँ से, दक्षिणी रूस से आए थे। गंगानाथ झा हैं, इन्होंने कहा ये ब्रह्मार्ष देश से आए थे। गाइल्स महोदय, इन्होंने कहा हंगरी अथवा डेनबू नदी की घाटी से आए थे। प्रोफेसर पेंका है, इन्होंने कहा जर्मनी के मैदानी भाग से लोग आए थे, आर्य लोग। तो मेन 4 ये हैं, याद होना चाहिए। फिर आर्य निवास स्थल क्या है, सप्त सैंधव क्षेत्र, ये 7 नदियों का क्षेत्र है। कौन सा, 7 नदियों का। ये सप्त सैंधव क्षेत्र जो है 7 नदियों से क्षेत्र है, वो कौन सा नदी है, ये क्वेश्चन पूछता है। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, शतुद्र जिसको हम सतलज बोलते हैं, शतुद्री नदी जिसको अब सतलज बोला जाता है, बिपाशा जिसको ब्यास बोलते हैं, पौरुषणी जिसको रावी बोलते हैं, वित्सता ये अब झेलम नदी को कहते हैं, अस्किनी ये चिनाब नदी को कहते हैं। तो 7 नदियां हैं, कौन सी हैं, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, सतलज जिसे बोलते हैं, विपाशा जिसे ब्यास बोलते हैं, परुषणी जिसे रावी बोलते हैं, वित्सता जिसे झेलम बोलते हैं, अस्किनी जिसे चिनाब बोलते हैं। देखो इसमें गंगा यमुना नहीं आते हैं, ऑप्शन में गंगा यमुना हो तुरंत काट देना, ठीक है। वैदिक संहिता में क्या बताया गया है कि 31 नदियों का उल्लेख है, वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है, और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का, और ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या थी आर्यों की, सिंधु नदी थी। सर्वाधिक पवित्र नदी किसे मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं। इसके 3 अन्य नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवीतमा, मतेतमा, नदीतमा। ये ऑप्शन दे सकता है कि ये नदी देवीतमा क्या है, मतेतमा क्या है, नदीतमा क्या है। ये सरस्वती नदी के 3 अन्य नाम है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 1 बार, और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। अब जैसे नदी है, इनको हम देख रहे हैं, उनका प्राचीन नाम क्या था, अब आधुनिक नाम क्या है। देखो पौरुषणी नदी, रावी, पर याद रखना, पौरुषणी नदी को अब रावी नदी रखते ही आ गया है, ठीक है। शतुद्री नदी, इसका देखो 7 से ये है, तो 7 से ये सतलज नदी है, यही ट्रिक है इसकी। शतुद्री को अब सतलज कहते हैं। अस्किनी को चेनाब या चिनाब कहते हैं। अस्किनी को क्या कहते हैं, चिनाब, और चेनाब नदी या चिनाब, ये याद रखना। देखो वित्सता को अब क्या कहते हैं, झेलम, ठीक है। वित्सता को क्या कहते हैं, झेलम, क्या कहते हैं, वित्सता को क्या कहा जाता है, झेलम। विपाशा को ब्यास कहते हैं, बी से वास है, ये भी वास है, ये भी वास है, तो ब्यास कहते हैं, इनका नाम सेम है। उसके बाद गोमती को गोमल कहते हैं, ठीक है, आधुनिक नाम है। लखनऊ में तो गोमती को क्या कहते हैं, गोमती को अब क्या कहने लगे हैं, गोमल कहने लगे हैं। फिर कुंभ या कुंभा को क्या कहते हैं, काबुल कहते हैं। कुंभ या कुंभा, देखो इनका भी नाम सेम है। गोमती को गोमल, इसका भी नाम सेम है। कुंभा को मतलब काबुल कहते हैं, इसका भी काफ़ी शुरू होता है, एक ही नाम है। सदा नीरा को गंडक कहते हैं। अगर ट्रिक याद रहे तो कर लो भाई। सदा जो सदा है, जो नीर जो है सदा गड्ढे में बह कर जाता है ना, तो यही यार नीर जो है सदा बह के कहा जाता है, गड्ढे में बह के जाता है, तो गंडक कहते हैं। सदा नीरा को क्या कहते हैं, आप गंडक कहते हैं। कुमु को कुर्रम कहते हैं, इसका सेम नाम है। कुमु को कुर्रम, कू से कुर्रम कहते हैं, ठीक है। सिंधु को इंडस कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सिंधु, ये कुंभ और कुंभा का काबुल कहते हैं, और कुमु को भी कुर्रम कहते हैं, इनका सेम नाम है, तो ट्रिक याद ही रखना। और सिंधु को तो अब इंडस कहा जाता है, ठीक है। ये नदियों के पुराने नाम हो गए और आधुनिक नाम हो गए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे देखें इनकी मतलब कैसी रहन सहन कैसा था, सामाजिक, जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, तो इनका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था,
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो आज इनका हम एक ही साथ में सबको सफा कर लेते हैं, ठीक है, एक ही साथ में सबका। अब देखो सिंधु सभ्यता का हम क्या देखें, पहले सामाजिक जीवन देखें। तो यहाँ पर समाज की क्या थी, परिवार थी, क्या थी, समाज की क्या परिवार थी। और ये मातृ देवी को पूजते थे, मातृ देवी को ये लोग पूजते थे। और इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा था, मातृ सत्तात्मक समाज था। इसमें पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ठीक है, इन वर्गों की मौजूदगी थी। समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। भाई अब जब समाज में है पुरोहित अलग हैं, योद्धा हैं, व्यापारी हैं, श्रमिक हैं, इन सभी की मौजूदगी है, तो क्या ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि समाज में आर्थिक विषमता थी। कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। कौन, स्त्री भी आभूषण धारण करती थी और पुरुष भी आभूषण धारण करते थे, ठीक। स्त्री और पुरुष दोनों लोग आभूषण धारण करते थे, ठीक है। प्रसाधन, ठीक है, प्रसाधन मंजूषा प्राप्त है यहाँ से, ठीक है, प्रसाधन मंजूषा प्राप्त हुई है, जिससे साबित होता है कि स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। प्रसाधन क्या कहते हैं, मंजूषा यहाँ से प्राप्त हुई है। वस्त्र ये लोग कौन से यूज करते थे, सूती और यूनी वस्त्र को यूज करते थे। भोजन इनका शाकाहारी और मांसाहारी था, ठीक है, दोनों तरफ दोनों प्रकार शाकाहारी मांसाहारी था। इनको किसका ज्ञान था, ये गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ठीक है, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान की लोग जानकारी रखते थे। किसी गणित की, धातु निर्माण, माप तौल की जो है प्रणाली है उसकी, ग्रह नक्षत्र की और मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे। और व्हीलर ने, एक वैज्ञानिक, मतलब एक क्या कहते हैं हमारे प्रोफेसर हैं व्हीलर, उन्होंने कहा यहाँ पर दास प्रथा थी। उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर दास प्रथा थी। व्हीलर ने कहा कि यहाँ पर दास प्रथा भी थी, ठीक है। अब उसके बाद ये ऋग्वैदिक की हम देख लें क्या थी तुम्हारी, क्या कहते हैं वो ऋग्वैदिक की सामाजिक स्थिति क्या थी। यहाँ पर इकाई जो थी इनकी कुलप थी, परिवार थी, ठीक है। इनका कुलप परिवार, ठीक है, कुलप थी परिवार की इकाई, ठीक है, जिसे कुल कहते हैं ना। पितृ सत्तात्मक समाज था ऋग्वैदिक में, पितृ सत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक में कौन सा समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था। महिलाओं को यथोचित सम्मान प्रदान था, महिलाओं को यथोचित सम्मान प्रदान था। संयुक्त परिवार था यहाँ पर, इनका क्या था, संयुक्त परिवार था इनका, ठीक है। वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में क्या था, स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, ये सब प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। ऋग्वैदिक में बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, प्रदा प्रथा भी नहीं थी। पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था ना, जनेऊ जिसको पहना जाता है ना, वो पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। विधवाओं का विवाह भी होता था, ठीक है। एक पत्नी तो विवाह था। देखो ऋग्वैदिक काल में देखो कितनी चीज़ें, स्त्रियों का पूर्ण सम्मान था, ठीक। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। ये बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा नहीं थी, ठीक है। विधवा विवाह भी था कि कोई अगर विधवा स्त्री हो जाती उसका विवाह के नहीं कि सती उसको कर दो जाके, तो ठीक है, विधवा विवाह भी था। एक पत्नी तो विवाह होता कि एक मतलब एक पत्नी ही लोग रख सकते थे ऋग्वैदिक काल में। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर चलो, वेद पढ़ो, वेदों में अच्छी बात है, बाकी मतलब वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेदों को अच्छा माना गया है यहाँ पर स्त्रियों के भी, ठीक है, ठीक है। वहुतु एक कथा है, वहुतु एक कन्या को दिया जाने वाला उपहार है, ठीक है। वहुत क्या है, कन्या को दिया जाने वाला एक उपहार है, ठीक है। स्त्री शिक्षा भी थी यहाँ पर। अगर वहुत पूछे वहुत क्या है तो एक कन्या को दिए जाने वाला एक उपहार है, ठीक है। स्त्री शिक्षा थी यहाँ पर। दास प्रथा थी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन भी होते थे। नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा में क्या होता है, अगर किसी स्त्री को लड़का नहीं हो रहा है, मतलब संतान नहीं, लड़का क्या लड़की की संतान नहीं हो रही है, तो नियोग प्रथा में देवर के साथ सहचर्य बनाने की मतलब प्रचलन था, इसे नियोग प्रथा कहते थे। सोम और सुरा का प्रयोग करते थे। वस्त्र ये सूती, ठीक है, ऊन और चर्म ये सब पहनते थे। ऊनी वस्त्र भी था, चर्म भी था और सूत भी था, ठीक है, ठीक है। बीसज एक वैद्य को कहते थे। बीसज किसको कहते थे, वैद्य को। यहाँ पर बीसज शब्द आए तो उसको किस लिए आता था, वैद्य के लिए। यक्षमा तपेदिक का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तपेदिक, ठीक है, यक्षमा तपेदिक जो बीमारी है उसका भी उल्लेख मिलता है। अनुलोम विवाह का उल्लेख मिलता है, प्रतिलोम विवाह का। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम, जहाँ उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करे उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, जहाँ पर उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण
के पुरुष से विवाह करे उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाना यहाँ पर प्रचलित था ऋग्वैदिक में, ठीक है। अब इनकी उत्तर वैदिक का देख लें हम, क्या था तुम्हारा ये सामाजिक जीवन। तो उत्तर वैदिक में क्या था तुम्हारा, पितृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ भी था, ऋग्वैदिक में भी पितृ सत्तात्मक था, लेकिन सिंधु में क्या था, मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। ये इसलिए साथ है अध्ययन कर रहे हैं। स्त्रियों की स्थिति अब यहाँ पर गिरने लगी थी। स्त्रियों का सम्मान क्या होने लगा, अधिकार सम्मान सब घटने लगा था। पैतृक संपत्ति में अधिकार उनका धीरे धीरे खत्म होने लगा था। सभा समिति में भाग लेना बंद हो गया था। कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, भाई अधिकार खत्म हो रहे, लेकिन कुछ जैसे मान लो किसी के पिताजी अच्छे हैं तो उनको कुछ विद्वान महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं हैं, उनका उल्लेख दिया गया, जैसे गार्गी हैं, गंधर्व है, ग्रहिता है, मैत्री है, वेदवती है, काशकृतसनी है। ये शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख है, ठीक है, काशकृतसनी का, ठीक है। तो कुछ विद्वान महिलाओं का है वो गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्री, वेदवती, काशकृतसनी, ठीक है। इनका उत्तर वैदिक काल में इन विद्वान महिलाओं का उल्लेख है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या थी, वो जाति व्यवस्था आधारित हो गई थी, ठीक है। अभी तक उधर वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक में, वो क्या थी, कर्म आधारित थी कि अगर जो नीचे काम कर रहा है तो उसको जो जैसा काम करेगा मतलब नीचे या ऊपर उसको उसकी उपाधि दी जाती थी। लेकिन अब जो था कि वो जाति व्यवस्था हो गई कि अगर एक आदमी वैश्य का काम कर रहा है, ठीक, व्यापारी है, तो अदर जो उसकी जनसंख्या है कि वो वैश्य ही कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार जाति आधारित हो गई। अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ। अनेक धार्मिक श्रेणियों का क्या हुआ, इसमें उदय हुआ, अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। यज्ञ का महत्व बहुत बढ़ने लगा। केवल वैश्य कर चुकाते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, केवल वैश्य कर चुकाते थे। चारों आश्रम का उल्लेख है यहाँ पर, ठीक है। वैश्य कर, और सर्वप्रथम जबालों, ठीक है, जबालोपनिषद में सर्वप्रथम जबालोपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान इनको था। देखो उत्तर वैदिक काल में चावल का, नमक का, मछली का, हाथी का, बाघ का ज्ञान था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। पुत्री को कृपण कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है, कृपण कहा गया है। तो ये हो गया हमारी धार्मिक क्या कहते हैं, सामाजिक स्थिति, ठीक है। सिंधु वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक का स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम क्या राजनीतिक स्थिति। अब देखते हैं पहले सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में क्या था, राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, क्योंकि वाणिज्य व्यापार पर अधिक जोर था। इनको वाणिज्य और व्यापार पर इनका अधिक जोर था, इसलिए राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख या स्पष्ट चीज़ दिखती नहीं राजनीतिक संगठन के बारे में। कहाँ पर, सिंधु सभ्यता में, ठीक है। हंटर ने कहा है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, जनतंत्रात्मक था। क्या कहा, हंटर ने कहा है, तुम्हारे विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो में तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी, किंतु जनता का शासन था। व्हीलर ने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था। व्हीलर ने क्या कहा है, देखो हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जनतांत्रात्मक था। व्हीलर ने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतांत्रात्मक था, मध्यवर्गीय जनतांत्रात्मक था, ठीक है। उसमें धर्म की महत्ता बहुत थी, उसमें धर्म की महत्ता थी, ये कहा है हमारे व्हीलर ने। फिर अगर हम देखें ऋग्वैदिक काल में क्या था राजनीति से, तो यहाँ पर काबिलाई व्यवस्था थी। क्या थी, काबिलाई व्यवस्था थी। राजा था यहाँ पर, जिसे गोप कहा जाता था। पंचजन कहा गया है, ठीक है, पंचजन कहा गया है, जो कि पांच कबीले थे। क्या थे, 5 कबीले थे, ठीक है। अनु, ध्रुव, पुर, तुर्वस और यदु, ठीक है। इसलिए इसको पंचजन भी कहा जाता था राजा को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 कबीले थे, 5 कबीलों का मालिक रहता था ये। अनु, ध्रुव, पुर, तुर्वस और यदु, ठीक है। राजा के बाद पुरोहित होता था, ठीक है। राजा के बाद नंबर पुरोहित का आता था, पुरोहित के बाद विस्पति आता था, विस्पति के बाद ग्रामीणी आता था, ग्रामीणी के बाद क्या होता था, कुलप। ये क्रम पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में जो पद थे उनका क्रम लगाए थे, सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे पुरोहित, फिर विस्पति, फिर ग्रामीणी, फिर कुलप, ठीक है। जनतांत्रिक संस्थाएं यहाँ की थी, सभा थी, समिति थी, विदथ थी। ये जनतात्मक सभाएं, संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदथ, ठीक है। महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। बलि कर का उल्लेख है। बलि कर का क्या है, उल्लेख है। देखो बलि ये वो कल होता है, कोई बलि देने वाला नहीं, कि राजा को लोग खुशी खुशी जाके दान करते थे कि ये हमारी रक्षा करते हैं तो इनको हम कुछ वस्तुएं दें, कुछ खाने का सामान दें, तो उसको हम बलि कर कहते हैं। भूमि स्वामी राजा नहीं था। भूमि का स्वामी राजा नहीं, जनता ही थी, क्योंकि भूमि का स्वामी कौन है, जनता ही है। और फिर राजा अगर उन लोगों की रक्षा कर रहा है, कोई अगर हमला करता है, जानवर हमला करता है, अगर कोई पड़ोसी मुल्क वाला हमला करता है या कबीला हमला करता है, तो ये जो तो राजा था तुम्हारा, ठीक है, ये करता था अपने कबीले की रक्षा करता था।
और यहाँ पर भूमि का मालिक कौन है? जनता है। तो जनता राजा को खुशी में ही बलि देती थी। क्या देती थी? बलि नामक एक कर था, मतलब जो खुशी खुशी जनता राजा को देती थी। राजा को गोप्ता जनस्य कहते थे, राजा को गोप्ता जनस्य कहते थे। कबीले का संरक्षक होता था ना, कबीले की रक्षा करता था। ये था वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में देखें, यहाँ पर पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। अब क्षेत्रीय राजा अपने लगे, भाई इस क्षेत्र का मैं राजा हूँ, पंगा उंगा मत लेना, नहीं तो सामान लेना उठा के पटकेंगे। राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आ गया। अब राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कि भाई राजा भगवान का बासिंदा है, राजा जो कहेगा उसको मानो। दैवी सिद्धांत से हम जब जोड़ देते हैं ना तो लोग डरने लगते हैं कि हम राजा का नुकसान करेंगे तो दैव गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, वो हमारा सर्वनाश कर देंगे। तो इसको दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से जोड़ दिया गया। वंशागत पद हो गया। अब क्या हो गया? वंशागत, कि अब राजा है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। राजा को यहाँ पर सम्राट, एक राट, अधिराज आदि नामों से कहा जाने लगा। क्या कहने लगे राजा को? कहीं कहीं सम्राट कहने लगे, कहीं एक राट कहने लगे, कहीं अधिराज कहने लगे, आदि नाम दिए गए राजा को। ठीक है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का और भी विकास हुआ। यहाँ पर राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसका काफ़ी विकास हो गया। क्या हो गया? काफ़ी विकास हो गया। सभा समिति का प्रभाव कम हो गया। भाई जब राजतंत्र बढ़ रहा तो सभा समाज, जिसमें मतलब महिलाएं भी भाग लेती थी और वहाँ कबीले के प्रभावशाली लोग भाग लेते थे, वो मिलकर डिसीजन लेते थे, उनका इनमें सभा समिति का प्रभाव जरूर घट जाएगा। जब राजतंत्रात्मक बढ़ेगा, जब तानाशाही चीज़ बढ़ेगी तो जनसभाएं क्या हो जाएंगी, जहाँ जनता भाग लेती है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या आ गया? शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण है। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार का विवरण है? 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण है। सेनानी को सेनापति कहते थे। सूत को राजा का सारथी कहते थे। सूत क्या था? राजा का सारथी था। ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी था एक, ठीक है। और भागदूत था एक, भाई ग्रामीणी गांव का मालिक था ना, जो सबसे छोटी गाय होती है। भागदूत था, ये कर संग्रह करता था। भागदूत को क्या कहते थे? कर संग्रह। भागदूत का मतलब था, जो भागदूत था वो कर संग्रह का काम करता था। और छता को प्रतिहारी कहते थे। पागलक को विदूषक, मतलब मजाक करने वाला, पागलक को जो सबका मनोरंजन करवा रहा था, विदूषक कहते थे। उसके बाद आ जाओ, अब क्या कहते हैं? कौन सी व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था। तो अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना। राजनीतिक व्यवस्था तीनों का, ठीक है। ये है सिंधु सभ्यता का, ये है तुम्हारा ऋग्वैदिक सभ्यता का, और ये है उत्तर वैदिक सभ्यता का, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन कैसा था हमारा? कहाँ का? पहले सिंधु सभ्यता का। तो यहाँ पर उन्नत कृषि एवं व्यापार था, ठीक है। उन्नत कृषि और व्यापार का विकसित रूप था यहाँ पर, ठीक है। उन्नत कृषि थी, व्यापार बहुत विकसित रूप में थे यहाँ पर, उन्नत कृषि और व्यापार। फिर मिस्र और मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी लोग व्यापार करते थे। कहाँ से? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, मध्य एशिया से भी लोग व्यापार करते थे। कौन? ये सिंधु सभ्यता वाले। बंदरगाह इनके क्या थे? लोथल, रंगपुर और सुकोटदा, ये बंदरगाह थे इनके, ठीक है। कौन से बंदरगाह कौन थे? लोथल थे, रंगपुर थे, सुकोटदा और प्रभास पाटन बंदरगाह थे। माप की कौन सी? दशमलव प्रणाली थी यहाँ पर, माप की दशमलव प्रणाली थी। माप तौल की इकाई 16 के गुणक में थी। माप तौल की इकाई कौन किसके गुणक में थी? 16 के गुणक में थी। और यहाँ पर गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती होती थी। गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती होती थी। एक कम तक खाद्य पदार्थ थी। और फिर फल में देखो, सब्जी में तो देखो खरबूज था, यहाँ पर तरबूज था, नारियल था, अनार था, नींबू था, केला था, ठीक है। ये फल थे यहाँ पर, ये लोग इन फलों से परिचित थे। कैसे? खरबूज से, तरबूज से, नारियल से, अनार से, नींबू से, केला से, ये ठीक सिंधु सभ्यता के लोग हैं। कृषि में ये लोग प्रस्तर मतलब पत्थर का प्रयोग करते थे। कांसे का औजार का प्रयोग करते थे। कृषि में पत्थर के औजार, जिसको प्रस्तर बोलते हैं, ठीक है, कांसे के औजार का प्रयोग करते थे। जैसे वो फावड़ा या फाल जिसे कहते हैं, ठीक है। इसका उल्लेख नहीं है यहाँ पर, फाल का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, मतलब नहीं है। लकड़ी का हल ये लोग यूज करते थे, लकड़ी का हल यूज करते थे। फावड़ा या फाल का प्रयोग यहाँ पर नाम नहीं है सिंधु सभ्यता में, ध्यान रखना, फावड़ा या फाल का प्रयोग, ठीक है। लकड़ी का हल था। पशुपालन था, कुबड़ वाले बैल थे, भेड़ थी, बकरी थी, हाथी थी, भैंस था, गाय था, गधा था, सुअर था। तो यहाँ पशुपालन था, तो कौन से जानवर है? कुबड़ वाले बैल, भेड़ है, बकरी है, हाथी है, भैंस है, गाय है, गधा है, सुअर है। तो और कोई था? हाँ, कुत्ते से भी परिचित थे सिंधु सभ्यता वाले। गुजरात वासी क्या करते थे? हाथी पालते थे। सिंधु सभ्यता में कुछ गुजरात वासी थे, वो हाथी पालते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं था यहाँ पर, विनिमय प्रणाली लागू थी। सिंधु सभ्यता में सुन लो भाई, धातु मुद्रा नहीं थी, केवल अदला बदली चलती थी। भाई हमसे गेहूँ ले लो, हमको चावल दे दो, हमको ऐसे सब अदला बदली विनिमय प्रणाली लागू थी। ये हो गई हमारा कौन सा? आर्थिक जीवन सिंधु सभ्यता का।